नमस्ते मित्रों, आरव हिंदी चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो पढ़ रहे थे पिछले दिन, आपको दो प्रैक्टिस सेट दिया गया था। यानी प्रैक्टिस सेट जो है आपको दो दिया गया है, और ये वही प्रैक्टिस सेट है जो कि आपके पेपर में आने वाले हों, आपके पेपर में आ चुके हैं। मैं सत्र भी बता रखा उसमें कि किस सन में कौन सा प्रश्न आया था, और जब भी होगा तो मिला जुला के आप ही समझ लीजिए कि घुमा फिरा के यहीं से प्रश्न सब आते रहते। और एक प्रश्न के साथ आपको कई प्रश्नों को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि एक प्रश्न बताने के बाद आपके कई प्रश्न तैयार हो जाएं। प्रश्न वह चाहे जैसे आपको देगा, उसका उत्तर आप आसानी से कर लीजिएगा, और आप उस प्रैक्टिस सेट को ज्यादा ज्यादा देखने की कोशिश करें, अच्छी तरह भली भांति समझने का काम करें। मैं बता रहा हूं कि अध्यायवार अगर अध्ययन आप 2 अध्याय तक अगर आपने पढ़ लिया तो आप समझ लीजिए कि आप बड़ी भली भांति, बड़ी अच्छी प्रकार से आप आने वाले डीएलएड के कोर्स में जो पेपर होगा उसके उत्तर को बड़े आसानी से आप दे दोगे। तो मैंने अब तक आपको 2 प्रैक्टिस सेट दे रखने का काम किया हुआ है, जिसमें आप लोगों ने देखा है, पढ़ा है। बस एक मिस्टेक किया आप लोगों ने, आपने कमेंट बॉक्स में नहीं लिखा कि हमें कहां तक समझ आ पा रही है, हम इसको समझ पा रहे हैं क्या नहीं समझ पा रहे हैं, जिसको पढ़ने से क्या आपकी तैयारी हो पा रही या नहीं हो पा रही। कम से कम इतना तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। जितने भी भाई बंधु पढ़ रहे हैं वे लोग इतना चीज तो लिखने का काम करें। आज एक तीसरा प्रैक्टिस सेट मैं देने की कोशिश कर रहा हूं। आज का प्रैक्टिस सेट है, उस प्रैक्टिस सेट में एक प्रश्न उसने दे रखने का काम किया हुआ है कि व्यंजन किसे कहते हैं। प्रश्न है, व्यंजन किसे कहते हैं, पहली बात। और एक प्रश्न से देखा, व्यंजन किसे कहते हैं तथा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण, ये प्रश्न है। और ये जो प्रश्न है ये पूछा था 2020 में। 2020 के ये जो डीएलएड का कोर्स है, इस डीएलएड कोर्स में 2020 सत्र में प्रथम सेमेस्टर में पूछ रखने का काम किया हुआ था कि व्यंजन किसे कहते हैं और अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, या अंतस्थ व्यंजन के उदाहरण। तो यदि आपका प्रश्न ऐसा बना दे, यदि आपका प्रश्न इस प्रकार का बनाने का काम करेगा तो आपके पास बड़ा सामान्य सा एक उत्तर होगा, और इन उत्तरों से आपके कई प्रश्न तैयार होंगे। कई उत्तर आपको मिल जाएंगे सब सारे प्रैक्टिस सेट में, और आपका पेपर 4-5 प्रैक्टिस सेट अगर आप देखेंगे तो आपका जो पेपर है वो पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। मैं भरपूर कोशिश कर रहा हूं इस बात को आपको समझाने के लिए। 4 या 5 प्रैक्टिस सेट जहां आप देखेंगे आपका पेपर पूरी तरह तैयार हो जाएगा। तो उसने 2020 में डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर में एक प्रश्न पूछा था कि व्यंजन किसे कहते हैं और अंतस्थ व्यंजन के उदाहरण, इसका उत्तर देना है। तो आप सभी लोग भली भांत पढ़ के आए हो, आप स्वर को भी पढ़े हो, व्यंजन को भी पढ़े हो। स्वर का प्रयोग कैसे होता है उसको भी जानते हैं, व्यंजन का प्रयोग कैसे होता है उसे भी जानते हैं। इसलिए क्या कह रखा है, इसने कह रखा है कि व्यंजन कहते किसे हैं। तो यदि ऐसा आप आता है तो आपका उत्तर होगा वे वर्ड जिनका प्रयोग कहता है, वे वर्ड जिनका प्रयोग करने में
स्वर की सहायता, स्वर की सहायता ली जाती है। स्वर की सहायता, स्वर की सहायता लिया जाता है। इन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। देखिए उसने कह रखा है हर एक स्वर स्वतंत्र होता है, स्वरों का उच्चारण करने में किसी का सहयोग नहीं लेना पड़ता है। पिछले प्रैक्टिस सेट में दे रखा था, इसलिए उसने पूछा है कि व्यंजन किसे कहते हैं। तो व्यंजन वे वर्ड या ऐसे वर्ड जिनका प्रयोग करने में या जिनका उच्चारण करने में स्वरों की सहायता ली जाए, उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। यानी व्यंजन परतंत्र होता है, जो स्वर होता है वह स्वतंत्र होता है। आपका उत्तर सिर्फ 2000 इतना पूछ रखने का काम किया था कि व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन वे वर्ड होते हैं जिनका प्रयोग करने में, जिनका उच्चारण करने में स्वर की सहायता ली जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। नंबर 1। और दूसरी बात उसने कह रखने का काम किया हुआ है कि अंतस्थ व्यंजन के उदाहरण। ये तो आप कहोगे कि व्यंजन किसे कहते हैं, यानी व्यंजनों का उच्चारण करने में स्वर की सहायता ली जाती है, यानी जिसका भी स्वर की सहायता से जिन वर्णों का उच्चारण किया जाए उसे हम व्यंजन कहते हैं। दूसरा प्रश्न उसने दे रखा था 2 नंबर में, उसने दे रखा है कि अंतस्थ व्यंजन किसे कहने का काम किया जाता है। तो आपका उत्तर होगा य, र, ल, व। हमने कई बार स्पीड बढ़ा रखा आपको कि जो अंतस्थ वे व्यंजन जिनको कहने में श्वास को, वायु को अंदर को खींचा जाता हो, उसे क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे य, र, ल, व, ये है अंतस्थ व्यंजन। दूसरा प्रश्न एक और था उसका, एक प्रश्न और उसने दे रखने का काम किया था, अल्प प्राण एवं महाप्राण। प्रश्न है अल्प प्राण एवं, थोड़ी देर बाद बोलते हैं, रख दीजिए। अल्प प्राण एवं महाप्राण। अल्प प्राण एवं महाप्राण ध्वनियों से आप क्या समझते हैं? ध्वनियों से आप क्या समझते हैं? देखिए, और ये भी पूछ रखा था कब? 2020 के दौर में ही पूछा था। 2020 के दौर में एक प्रश्न और उसने पूछा था। प्रश्न पूछा था कि अल्प प्राण और महाप्राण, इन ध्वनियों से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, देखो 2 प्रश्न पूछता है, एक नंबर का, एक में ही 2 प्रश्न दे रखा है, अल्प प्राण को और महाप्राण को। तो एक होता है अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण, दोनों को पूछा है। कहता इससे आप क्या समझते हैं? कहता है तो इसका उत्तर हम आपको बता दें। इसका उत्तर बड़ा आसान सा था। उत्तर था वे ध्वनि वर्ड जिनका उच्चारण करने में, कहता है जिनका उच्चारण करने में कम हवा या वायु, कहता है कम हवा या वायु, कम हवा या वायु का उपयोग होता है, वायु का उपयोग हो, उसे हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण। देखिए, अल्प का मतलब होता है कम, अल्प का मतलब होता है कम, और प्राण का मतलब, प्राण एक प्रकार का हवा ही है। प्राण एक प्रकार का हवा है। हवा के भी कई नाम होते हैं, वह साहित्य में पढ़ाए जाते हैं। तो यहां कहता है ना कि अल्प का मतलब है कम और प्राण का मतलब कहता है हवा। उसने कहा कि ऐसे वर्ड, ऐसे ध्वनि, ऐसे अक्षर
का उपयोग करने में या उच्चारण करने में, जिनका उच्चारण करने में कम वायु या कम हवा का उपयोग करना पड़े। उसने ये कहा कि अल्प प्राण में कहना चाहता है कि अल्प प्राण वे वर्ण कहे जाते हैं, उन ध्वनियों को कहने का काम किया जाता है जिन ध्वनियों का उच्चारण करने में कम हवा का उपयोग, कम हवा का प्रयोग करने का काम किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? अल्प प्राण, यानी कम हवा। जिन वर्णों का उच्चारण करने में कम वायु का या कम हवा का उपयोग करने का काम किया जाता, प्रयोग में लाने का काम किया जाता है, उसे कहते हैं अल्प प्राण। दूसरा पूछा था वैसे ही, एक तो ये हो गया और दूसरा कहता महा, तो ठीक वही चीज है कि वे ध्वनियां, वे ध्वनि वर्ण जिनका उच्चारण करने में, जिनका उच्चारण करने में अधिक हवा या वायु का उपयोग हो, उन्हें हम कहते हैं महाप्राण। उसने ये कह रखा है, देखिए, कि जिस वर्ण का, जिस ध्वनि का प्रयोग करने में कम हवा का उपयोग हो, कम हवा का सहयोग लिया जाए, उसे अल्प प्राण कहते हैं। और वे वर्ण जिनको कहने में ज्यादा हवा का प्रयोग करना पड़े, उसको कहते हैं महाप्राण। तो ये कहता है, देखिए, ये होता क्या है कि ये हिंदी में पढ़ाया जाता है अल्प प्राण और महाप्राण। तो जो वर्गीय व्यंजन होते हैं, कभी कभी पूछता है कि वर्गीय व्यंजन में ये अल्प प्राण किसे कहते हैं, महाप्राण किसे कहते हैं, कुछ वर्णों को दे देता है, कुछ ध्वनियों को दे रखने का काम करता है वो, और देने के बाद वो पूछता है इसमें कौन अल्प प्राण है तो कौन महाप्राण है। एक सामान्य सा चीज आप जान लीजिए कि जो अल्प प्राण होते हैं, पहला, तीसरा और चौथा, इसी में हम लिख देते हैं कि वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ये क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। और दूसरा, चौथा, ये होते हैं महाप्राण। उसने कहा कि वर्गीय व्यंजन का या व्यंजनों में दूसरे वर्ण का, चौथे वर्ण का प्रयोग करने में हवा ज्यादा लगती है, इसलिए इसे महाप्राण कहते हैं। पहला, तीसरा और पांचवा, इनका प्रयोग करने में कम हवा का उपयोग किया जाता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। तो 2 प्रश्न पूछा था 2020 के दौर में, अल्प प्राण किसे कहते हैं और महाप्राण किसे कहते हैं। तो पुनः आप समझ लीजिए कि अल्प प्राण का मतलब वे वर्ण जिनका उपयोग करने में, जिनका प्रयोग करने में कम हवा का प्रयोग हो, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। और ऐसे वर्ण जिनका प्रयोग करने में ज्यादा हवा का प्रयोग करना पड़े, उसे क्या कहते हैं? महाप्राण कहने का काम किया जाता। तो ये रहा अल्प प्राण और महाप्राण। मैंने एक चीज और आपको बता दिया कि वर्ग का पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर ये अल्प प्राण होते हैं, और वर्ग का दूसरा अक्षर, चौथा अक्षर महाप्राण होते हैं। तो ये आपका रहा अल्प प्राण और महाप्राण। अब कहता है, तीसरा प्रश्न से दे रखा था, उसमें प्रश्न नंबर 3 था, अशुद्ध उच्चारण के कुछ कारण। कहता है अशुद्ध उच्चारण के किन्हीं कारण। देखिए, और ये प्रश्न दिया था 2017 में, इसने दे रखा था इस प्रश्न को 2017 में दे दिया था कि जो अशुद्ध उच्चारण के क्या कारण है। आखिरकार बालक अशुद्ध उच्चारण कर रहा है, तो उस अशुद्ध उच्चारण के पीछे कौन से कारण है, कौन से तथ्य हैं जो उच्चारण अशुद्ध होने का काम कर रहा है। तो अशुद्ध उच्चारण के कुछ कारणों की नाम पूछने का काम करता है। तो अशुद्ध उच्चारण के कारण क्या है? पहली बात कहता है, पहला कारण समझिए, ध्वनि का लोप कर देना। ध्वनि का लोप कर देना, ये तो पहला है। और दूसरा कारण इसका था
ध्वनि का सही ज्ञान न होना, ध्वनि का सही ज्ञान, ध्वनि का सही ज्ञान न होना। और तीसरा तो उसका कारण था अध्यापक द्वारा निर्देशन की कमी, अध्यापक द्वारा निर्देशन की कमी, अध्यापक द्वारा निर्देशन की कमी। और चौथा था उच्चारण में, कहता है उच्चारण में नियमों का ज्ञान न होना, नियमों का ज्ञान न होना। ये देखिए, ये उसका 2017 के बैच में, 2017 के बैच में डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर में एक प्रश्न दिया था। प्रश्न था कि अशुद्ध उच्चारण के क्या कारण है, क्या ऐसा कारण है कि बालक अशुद्ध उच्चारण करता है। तो उसका कारण था, कारण यह है कि ध्वनि का लोप कर देना। बहुत से बच्चे कुछ ध्वनियों को छोड़ छोड़ के बोलते हैं, यानी कुछ ध्वनियों का लोप कर देते हैं, इसलिए भी यह अशुद्ध उच्चारण होता है। दूसरी बात कहता है, या तो बालक के अंदर ध्वनि का सही ज्ञान नहीं है, बालक के पास या तो ध्वनि का सही ज्ञान नहीं है तब वो अशुद्ध उच्चारण कर रहा है, या तो फिर अध्यापक द्वारा दिशा निर्देशन की कमी है, यानी जो अध्यापक है उस अध्यापक ने या तो सही दिशा में ज्ञान कराने का काम नहीं किया हुआ है, इसलिए बालक अशुद्ध उच्चारण करने का काम करता है, या तो फिर उच्चारण के नियमों का उस बालक के पास ज्ञान नहीं है कि जो उच्चारण किया जाता है उसके कुछ नियम है, तो उन नियमों के अनुसार यदि हम उच्चारण करने का काम करेंगे तब बच्चे का शुद्ध उच्चारण होगा। यदि नियमों का ज्ञान उसको नहीं पता है, अगर अध्यापक ने सही निर्देशन नहीं दिया तो भी बालक के अंदर अशुद्ध उच्चारण होने का काम करेगा। यही प्रश्न 2017 में दी। ठीक है, सामान्य सी बात एक ही है, समझिए। बात यह है जब ये कह कि अशुद्ध, भाई सामान्य सी बात है कि अशुद्ध उच्चारण का कौन सा क्या कारण है कि बच्चा अशुद्ध उच्चारण करना है, या तो कहीं से अशुद्ध वो सुन रहा है इसलिए वो अशुद्ध उच्चारण कर रहा है, या तो जिसने उनको बताया उसने सही उच्चारण नहीं किया तब वो बालक अशुद्ध उच्चारण। तो तमाम कारण थे, मैंने आपको लगभग 3-4 कारण बताने की कोशिश किया है। ये कारण के कारण बच्चे अशुद्ध उच्चारण का काम करते हैं। और फिर अगला प्रश्न, ये तो आपका 2017 में इन प्रश्नों को उसने पूछ रखने का काम किया हुआ था। अब देखिए कुछ और प्रश्न हैं। देखिए संसाधन बहुत नहीं मेरे पास, लेकिन जितना भी संसाधन है मैं उतने संसाधनों में आपको अच्छी से अच्छी सुविधा या व्यवस्था देने की कोशिश कर रहा हूं। अगला प्रश्न एक और था। प्रश्न यह था, प्रश्न उसका यही था, छात्रों में, प्रश्न नंबर 4, प्रश्न 4 था कि छात्रों में अशुद्ध उच्चारण की, छात्रों में अशुद्ध उच्चारण, छात्रों में अशुद्ध उच्चारण सुधार हेतु, सुधार हेतु देने वाले कुछ बिंदु, हेतु सुधार हेतु देने वाले कुछ बिंदु, देखिए, या 4 कारक, इसके 4 कारक पूछ रहा है, 4 कारक। उसने ये कह रखा है ना कि छात्रों में अशुद्ध, जो छात्र जो अशुद्ध उच्चारण करते हैं तो उस अशुद्ध उच्चारण में ध्यान देने के लिए कुछ बिंदुओं का ध्यान रखा जाता है। वे कौन कौन से कारक होंगे, वह कौन कौन से बिंदु होंगे जिसको ध्यान रखे जाने के बाद
छात्र शुद्ध उच्चारण करना प्रारंभ करेगा। इसने कहा कि छात्रों में अशुद्ध उच्चारण का लक्षण पाया जाता है और अशुद्ध उच्चारण करते हैं, तो उस अशुद्ध उच्चारण को सुधारने के लिए कुछ बिंदुओं का ध्यान दिया जाए, जिसके कुछ कारकों को उसने पूछा था 4 कारक, यानी अशुद्ध उच्चारण को शुद्ध करने के लिए यानी सुधारने के लिए इन्हीं 4 कारकों के नाम पूछा था वो। और ये पूछा था कब? 2017 में इस प्रश्न को दिया था। 2017 में इस प्रश्न को पूछा था, तो उसका उत्तर यही था। देखिए, अशुद्ध उच्चारण है और शुद्ध उच्चारण करने के लिए कुछ बिंदु बता रहा है कि कौन कौन से बिंदु को अपनाया जाए कि बालक शुद्ध उच्चारण करना शुरू कर देगा, शुद्ध उच्चारण करना शुरू कर देगा। तो उसने पूछा था कि शुद्ध उच्चारण करने के 4 कारक, तो 4 कारकों में बताता है सुधार। पहली बात कहता है सुधार का प्रयास प्रारंभिक स्तर पे होना चाहिए। प्रारंभिक स्तर पर होना चाहिए। देखिए, कहता है यदि अशुद्ध उच्चारण कर रहा है बालक, तो उस बालक के शुद्ध उच्चारण करने के लिए या बालक में सुधार करने के लिए 4 कारकों का ध्यान रखना होगा। पहली बात कि सुधार का प्रयास कब से? प्राथमिक स्तर, पहले समय से ही, पहले स्टेप से ही बच्चे के अंदर इस चीज का ध्यान देना चाहिए कि वह उच्चारण कैसा कर रहा है। दूसरी बात कहता है वह, दूसरा कारक बताता है छात्रों में शुद्ध उच्चारण, छात्रों में शुद्ध उच्चारण करने की जिज्ञासा, शुद्ध उच्चारण करने की जिज्ञासा पैदा करना, कहता है कि छात्र के अंदर शुद्ध उच्चारण करने की जिज्ञासा, यानी छात्रों के अंदर ना सही शब्द का प्रयोग करने का। जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं, ये बच्चे अक्सर गलत बोल देते हैं, गलत संगत में होने के बाद उनका अपशब्द निकलने लगता है। तो कम से कम इन बच्चों को पहले से ही प्रारंभिक स्तर पर उसका ध्यान दिया जाए कि बच्चा क्या बोल रहा है, और छात्रों के अंदर शुद्ध उच्चारण करने की एक जिज्ञासा को पैदा किया कि अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करें और अच्छे शब्दों को पैदा करें, अच्छे शब्दों को प्रयोग करने की उनके अंदर जिज्ञासा को पैदा करने का काम करना होगा। तीसरी बात कहता है मौखिक कार्य में सुधार का विशेष महत्व होता है। मौखिक कार्य में सुधार का विशेष महत्व, कहता है ना कि जो मौखिक कार्य कराए जाते हैं उस मौखिक कार्य में सुधार का बहुत विशेष महत्व होता है। यानी जो मौखिक कार्य को कराया जाता है, मौखिक वार्तालाप जो होती है, तो वार्तालाप करते समय, मौखिक जो बातचीत करते समय, मौखिक कोई भी चीज होते समय, उसी समय यदि सुधार का प्रयास किया जाएगा तो इसका बड़ा महत्व होता है। लेखन इसका कभी गलत नहीं होगा। यदि मौखिक के समय उसने सुधार करने का काम किया गया तो लेखन इसका कभी भी गलत होने का काम नहीं करेगी। ये उसके कारक है। और अंतिम कारक बताता है अध्यापक जो है, अध्यापक अपने उच्चारण सुधारे, अपने उच्चारण सुधारे। एक बात और कहता है कि देखिए, बच्चे के अशुद्ध उच्चारण को शुद्ध करने के लिए कुछ बिंदु है, कुछ कारक है। वे कारक यही है
कि पहली बात तो ये कहता है कि सुधार का जो प्रयास है वह प्रारंभिक स्तर से ही किए जाए, यानी बच्चे के अंदर सुधार करना है तो सुधार का प्रयास जो होगा हमें प्राथमिक स्तर से ही करना चाहिए, परिवार में ही करना चाहिए। पहले जब बच्चा बोल शुरू किया तब उसके सामने आप सब शब्दों को न बोला जाए, गलत उच्चारण न किया जाए, वहीं से करना चाहिए। प्राथमिक स्तर पे बच्चा सुधर जाएगा। दूसरी बात कहता है कि छात्रों में शुद्ध, जब वह बालक पठन पाठन करने के लिए गया, जब विद्यालय में पहुंचा, स्कूल में पहुंचा, तो उस समय छात्रों में शुद्ध उच्चारण करने की जिज्ञासा पैदा करिए। यानी एक अध्यापक का गुण होगा कि छात्रों के अंदर अच्छे से अच्छे शब्दों को प्रयोग करने का जिज्ञासा पैदा करें, कि बच्चे अच्छे अच्छे शब्द प्रयोग करें। तीसरी बात कहता है कि मौखिक कार्य में सुधार का बहुत बड़ा महत्व होता है। यानी जो मौखिक कार्य होते हैं, तो मौखिक कार्यों के द्वारा जिसको सुधारा जाता है वो बहुत जल्दी सुधार होने का काम करता है। तो मौखिक कार्यों के द्वारा सुधार जल्दी किया जा सकता है। और अंतिम कहता है कि अंतिम बात है कि जो अध्यापक हैं, जो अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सबसे पहले अध्यापक भी अपने उच्चारण को सुधार करने का काम करें, क्योंकि बहुत से अध्यापक ऐसे हैं जो वे भी शुद्ध उच्चारण नहीं करते हैं, अशुद्ध उच्चारण का काम करते हैं। तो वे अशुद्ध उच्चारण छात्र भी सुन करके सीख लेने का काम करते हैं, अपने दैनिक जीवन में उतार लेने का काम करते हैं, और उतार लेने के कारण उनके अंदर भी अशुद्ध उच्चारण हो जाने का काम करता है। इसलिए यदि इन प्रयासों को किया जाए तो बालक के अंदर से अशुद्ध उच्चारण के द्वारा शुद्ध उच्चारण कराया जा सकता है। ये रहा प्रश्न नंबर 4। और प्रश्न नंबर 5 कहता है, प्रश्न अगला है उच्चारण शिक्षण की विधि। उच्चारण शिक्षण की विधियां, उच्चारण शिक्षण की विधियों का उल्लेख। उच्चारण शिक्षण की विधियों का उल्लेख। और ये प्रश्न आपको दिया था, ये भी 2017 का प्रश्न है। ये पूरा प्रश्न वहीं से 2017 बीटीसी के बैच में प्रथम सेमेस्टर में ये प्रश्न दिया था कि जो उच्चारण शिक्षण है, तो उच्चारण शिक्षण की विधि कौन कौन सी है। यानी हम लोग जो उच्चारण करते हैं या बालक जो उच्चारण करता है, तो उस उच्चारण शिक्षण के अंतर्गत कौन कौन सी विधि का प्रयोग करना चाहिए। तो उसने क्या था, वह कह रखा था, वो कहता है उच्चारण शिक्षण की विधि पूछ रहा कि उच्चारण शिक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं, यानी जो उच्चारण करना है तो कौन कौन सी विधि के। तो पहली बात कहता है कि अनुकरण, नंबर 1 कहता है अनुकरण, और नंबर 2 कहता है श्रवण भेदभाव। श्रवण भेदभाव। और नंबर 3 कहता है ध्वन्यात्मक प्रतीकों का उपयोग। ध्वन्यात्मक प्रतीकों का, ध्वन्यात्मक प्रतीकों का उपयोग। और चौथा कहता है, यहीं पे लिख लीजिए प्रश्न, चौथा कहता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री। ये देखिए, उसने कहा 2017 के बैच में डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर में उसने एक प्रश्न पूछ रखने का काम किया था। प्रश्न उसने यही पूछा था कि उच्चारण शिक्षण की विधियों का उल्लेख, यानी उच्चारण शिक्षण की जो विधियां हैं उन विधियों का ही उल्लेख करना है कि उच्चारण शिक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं। तो कहता है, पहला कहता है अनुकरण विधि, श्रवण या भेदभाव, ध्वन्यात्मक प्रतीकों का उपयोग और सहायक सामग्री। इन विधियों का भी प्रयोग करने का काम किया जाएगा तो ये उच्चारण शिक्षण सही होने का काम करेगा। और अगला प्रश्न दे रखा था, फिर अगला प्रश्न है अयोगवाह से आप क्या समझते हैं। अयोगवाह से आप क्या अयोगवाह से आप क्या समझते हैं। उदाहरण सहित
उदाहरण सही। और ये प्रश्न पूछा था आपका 2023 में पूछ रखा था, 2023 में, यानी बीटीसी के ये प्रथम सेमेस्टर में एक प्रश्न दिया था 2023 के दौर में। उसने प्रश्न यही दे रखा था कि अयोगवाह से आप क्या समझते हैं, यानी अयोगवाह किसे कहते हैं, अयोगवाह से क्या समझते हैं और अयोगवाह का उदाहरण क्या है, यानी अयोगवाह किसे कहते हैं और उसका उदाहरण क्या है। तो ये था छठा। तो यहां पे उत्तर भी उसका था, इसका उत्तर है वेवण जिन्हें स्वर और व्यंजन, जिन्हें स्वर और व्यंजन में गणना नहीं होती, स्वर और व्यंजन में गणना नहीं होती है, गणना नहीं होती है, परंतु स्वर के बाद आते हैं, परंतु स्वर के बाद आते हैं। उच्चारण स्वर के साथ ही होता है, इनका उच्चारण स्वर के साथ ही देखिए, ये प्रश्न 2023 में दिया था। कहता था कि अयोगवाह, जिसको आप लोग भी जानते हो, ये अयोगवाह जो होता है ना, अंग और अह को अयोगवाह कहते हैं। अभी कहता है क्या, उसने यही पूछा था कि अयोगवाह किसे कहते हैं, तो अंग और अह को कहते हैं। अब कहता है कि अंग और अह को अगर कहा जाता है तो उसने कहा कि ये क्या होते हैं, इससे आप क्या समझते हैं। तो उसने कहा कि वे वर्ड, कहता ऐसे अक्षर जिन्हें स्वर और व्यंजन में गणना नहीं होती। कहता अयोगवाह का न स्वर में गणना होती है न व्यंजन में गिनती होती है, यानी जो अयोगवाह है, अंग और अ है, न तो स्वर में गिने जाते हैं न तो व्यंजन में गिने जाते हैं। और कहता है परंतु स्वर के बाद आते हैं, लेकिन स्वर के बाद इनका आना होता है, उच्चारण स्वर के साथ ही होता है, स्वर के बाद आते हैं और इनका जो उच्चारण होता है ना, स्वर के साथ ही होने का काम करता है। अब कहता है ये हो गया, कहता अयोगवाह है ना, ये न स्वर में गणना होती है न व्यंजन में गणना होती है, लेकिन शब्द के साथ आने का काम करते हैं। ये कहता है स्वर के बाद आने का काम करते हैं, स्वर के बाद आते हैं, न तो स्वर में गणना होती है न तो व्यंजन में गणना होती है। ये है अयोगवाह। और जैसे उसने पूछा था उदाहरण में, जैसे ये अंग है और ये आ है, एक तो ऊपर बिंदी होती है और इसका प्रयोग जो ह में किया जाता है, ये संस्कृत में खूब इसका उपयोग होता है। ये है आपका अयोगवाह हुआ। तो ये आपने देखा अयोगवाह किसे कहते हैं, तो अयोगवाह का मतलब कहता है इनकी गणना, ये स्वर के साथ तो आने का काम करते हैं लेकिन इनकी गणना नहीं होती है, और जो अंग और आ के रूप में होने का काम कहते हैं। अगला प्रश्न है वर्णों का क्रमशः उच्चारण। अगला प्रश्न है वर्णों का क्रमशः उच्चारण, क्रमशः उच्चारण। स्थान, स्थान लिखिए। और ये प्रश्न कब दिया था, ये प्रश्न दिया था 2023 में दे दिया था। इसको 2023 में पूछ दिया था ना कि वर्णों का यानी अक्षरों का क्रमशः एक निश्चित क्रम से जो उच्चारण होता है, कहता है
जो वर्ण है, जो अक्षर है, इनका एक निश्चित क्रम में जो उच्चारण होता है, तो निश्चित क्रम में जो उच्चारण होता है उनको क्रमशः लिखने की बात करता है। कहता है वह कहां कहां से होने का काम करता है। तो पहली बात उसने कहा, कहता है नंबर 1 कंठ से होता है, दूसरा तालु से होता है, तीसरा मूर्धा से होता है, और चौथा दंड, और पांचवा होठ से। ये कहता है, ये देखो क्रमशः उच्चारण स्थान है। कहता है वर्णों का क्रमशः, यानी जो वर्ण है इन वर्णों का जो क्रम से उच्चारण होता है, कहां कहां से होता है, उनके स्थान को लिखना था। यानी कौन सा वर्ण कहां से उच्चारित होता है उसी के स्थान से होता है। ये मैं जो लिख रहा हूं ये वर्ग के हिसाब से मैं लिख रहा हूं भाई, किस वर्ग का कहां से उच्चारण होने का काम करता है। इसलिए कहा कि कंठ से उच्चारण होता है, तालु से उच्चारण होता है, मूर्धा से उच्चारण होता है, दंत से उच्चारण होता है, और होठ से उच्चारण होने का काम करता है। और अगला प्रश्न फिर था उसका, अगला प्रश्न उसे दे रखा था, ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं। ऊष्म व्यंजन किसे, ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, उनके नाम लिखिए, उनके नाम लिखिए। और ये प्रश्न आपका दिया था 2022 में भी दिया था और 16 में भी दे रखने का काम किया था इसको। 2016 ये प्रश्न 2 बार दे चुका, एक बार दिया था बीटीसी में 2016 में, फिर डीएलएड में दिया था 2022 में। क्या पूछा था, पूछा था कि जो ऊष्म व्यंजन है किसे कहते हैं, तो ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं और उनके नाम लिखिए। कहता किनको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं और ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, उनके नाम क्या क्या, ऊष्म व्यंजन की बात ये करता है। तो कहता है कि ऊष्म व्यंजन कहता है इसमें, कहता है ऊष्म व्यंजन में उत्तर कहता है उसमें इनका उच्चारण स्थान, इनका उच्चारण स्थान एक प्रकार की रगड़, एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न, रगड़ या घर्षण से उत्पन्न होता है। एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न होता है। उसने कहा कि जो इनका उच्चारण स्थान है ना, ये एक प्रकार का अंदर रगड़ या घर्षण होता है और घर्षण से उत्पन्न उष्मा वायु, उत्पन्न यहां देखो छूट गया, उष्म वायु से होता है। सामान्य सी बात है। इसने कहा कि ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण करने में कहीं न कहीं घर्षण होता है, रगड़ होता है, उस रगड़ के कारण उष्मा यानी वायु गर्म बाहर निकलने का काम करती है, उसे हम क्या कहते हैं, उष्म व्यंजन कहने का काम किया जाता है। जैसे में उसने पूछा था कि कौन कौन से होते हैं, वह पूछ रखा था कि उष्म व्यंजन कौन कौन से हैं, तो उसमें कहता है श, स और ह, ये क्या है, उष्म व्यंजन होते हैं।
इनका उच्चारण करने में उष्मा बाहर को निकलती है। श श ऐसे उच्चारण करने में जो हवा है कहीं न कहीं रगड़ करती है, घर्षण करती है, जिस घर्षण के कारण वायु बाहर को आती है और बाहर आने के बाद वह घर्षण होने के तदुपरांत कहीं न कहीं ऐसे वर्णों की उत्पत्ति होने का काम करती है। इसे हम क्या कहते हैं? उस व्यंजन का, या सामान्य सी बात में आप ऐसे भी कह सकते हैं वे वर्ण जिनको उत्पन्न करने में उष्मा बाहर को निकलती हो, वायु घर्षण करके बाहर को निकलने का काम करती हूं, उसे उष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे में श, श, श और ह, ये है उष्म व्यंजन। और अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न है अनुस्वार एवं अनुनासिक। अनुस्वार एवं अनुस्वार एवं अनुनासिक ध्वनियों में अंतर। अनुस्वार एवं अनुनासिक ध्वनियों में अंतर। उदाहरण सहित लिखा है सोदाहरण। ये सब 2 नंबर के प्रश्न है भाई, अब बहुत छोटे छोटे। अब देखिए कहता है, इसने पूछा ना कि अनुस्वार और अनुनासिक 2 वर्ड को पूछता है। एक अनुस्वार होता है, एक अनुनासिक होता है, दोनों को पूछा है। और इसने कहा है ना कि इसका उदाहरण भी हमको दीजिए। अनुस्वार किसे कहते हैं और अनुनासिक किसे कहते हैं, तो इनका हमें उदाहरण भी चाहिए। तो कहता है उत्तर में इसका उत्तर होगा, यह स्वर के, देखिए पहले अनुस्वार का समझिए, इसका है ना, अनुस्वार का समझिए। कहता है यह स्वर के बाद, यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। स्वर के बाद आने वाला यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है, जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है। जिसकी ध्वनि नाक से देखिए यह कहता है अनुस्वार जो होता है ना, यह स्वर के बाद, कहता है जो अनुस्वार है यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। यानी स्वर के बाद ही ये व्यंजन आता है। कौन सा? जो अनुस्वार वाला है। और इसकी जो ध्वनि है नाक से निकलती है। जो अनुस्वार होता है ना, इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। जैसे न्यो, ये क्या है? ये अनुस्वार है, इसकी ध्वनि नाक से निकलने का काम करती है। और दूसरा अनुनासिक। तो अनुनासिक में कहता है इसका उच्चारण, कहता इसका उच्चारण नाक और मुंह, दोनों से, इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। दोनों से होता है। ये कहता है कि यह जो अनुस्वार है इसका उच्चारण केवल नाक से होता है, और जो अनुनासिक है इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। जैसे अब आप इसमें देखिए, अनुस्वार में कहता है इसमें केवल नाक से आएगा, इसमें केवल नाक से उच्चारण होगा। जैसे कहेगा कंकड़, चंचल या अंगूर, ये नाक से होगा। कहता है कि वे
जिनका नाक से उच्चारण होता हो वह क्या होता है? अनुस्वार होता है। और दूसरा है अनुनासिक। यह उदाहरण आपसे पूछ रहा था वो, किस उदाहरण से ही? अनुनासिक में कहता है कि इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है, जैसे चांद, गांव, चांद, गांव, दांत, आंगन इत्यादि। ये है, ये आपका है अनुनासिक और अनुस्वार। तो ये प्रश्न आपका पूछ रखा था, ये प्रश्न है। इन प्रश्नों को आप भली बात कर लीजिए, हल कर लीजिए, आपका पेपर इतना आसान हो जाएगा, किसी का सहयोग लेने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। आप इन प्रश्नों को, जो प्रैक्टिस सेट आपको दिया जा रहा है, इस प्रैक्टिस सेट को आप पढ़ लेने का काम करिए। हाँ, एक बात है, एक प्रश्न जो लोग भी देखने का काम करें, एक प्रश्न मैं उनके दे रहा हूं, कमेंट बॉक्स में आप लोग निश्चय लिखने का काम करिएगा। एक प्रश्न है, इसका उत्तर लिखने का काम करेगा। सुरलहर, सुरलहर किसे कहते हैं? ये प्रश्न आपके लिए है, ये प्रश्न आपके लिए है। और आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में देने का काम करिएगा कि सुरलहर इसे कहते हैं। और जो भी प्रैक्टिस सेट आपको दिया जा रहा है, जो भी प्रैक्टिस सेट आपको कराया जा रहा है, आप केवल प्रैक्टिस सेट को अगर हल कर लेने का काम करेंगे, आपका पेपर बहुत बेहतरीन जाएगा। कोई सहयोग, किसी की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। इसलिए आप समय दे करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों तक पहुंचा देने का काम करिए। लेकिन यदि आप लोग देख रहे हैं तो बड़ी तकलीफ होती है कि आप लोग लाइक नहीं करते। जितने भी भाई बंधु हैं, जो लोग भी देख रहे हैं, जिनको लग रहा है कि मेरा इससे कल्याण है, तो निश्चित रूप से आप अगर देख रहे हैं तो एक लाइक निश्चित रूप से कर दिया करिए, ताकि हमें भी लगे कि नहीं, बच्चे कहीं ना कहीं इस बात से संतुष्ट हैं या पढ़ने वाले इससे संतुष्ट होने का काम कर रहे हैं। ये उनके जीवन में काम आने वाली चीजें हैं। ये आपका प्रश्न रहा। और एक प्रश्न मैंने आपको दे रखने का काम किया हुआ है, सुरलहर किसे कहते हैं? आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिख करके हम इसका जवाब देने का काम करिएगा। हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे और अगली कक्षा में पुनः मुलाकात होने का काम करेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारती, जय विद्यार्थी।